हेलो दोस्तों, आपका नेक्स्ट ब्लॉग में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर ब्लॉग आ रहे हैं, आप लोग लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और उसको शेयर करते रहो। आज हमारा है शुभ वेडिंग का, जिसमें टॉप 15 लोगों को अवार्ड दिए जाएंगे, जिसमें आपको मिलवाएंगे सबसे आज। और ये आज का इवेंट है राजन जी कश्यप का, इनसे भी आपको मिलाते हैं थोड़ी देर में। यह है आज की लोकेशन। होटल ग्रांड सफारी में डेकोरेशन चल रहा है और आज सेलिब्रेट करते हैं दिवाली गौ माता के साथ में। और इस दिवाली हो सके तो पटाखे ना जलाए तो बेस्ट है, गौ सेवा करें तो और भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज राजन कायस्थ और आज हम दिवाली मना रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं जयपुर के अंदर। और हम लोग आए हैं होटल ग्रैंड सफारी के अंदर और दिवाली सेलिब्रेट करने का हमारा मकसद ये है इस बार कि हम लोग कई जो पैसा है, समय है, हम लोग बर्बाद करते हैं पटाखों पर और सब चीज़ों पर, जिसकी आज देश को ज़रूरत नहीं है। आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी गायों का, हमारी गौ सेवा का। तो हम लोग ये मकसद से आज दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिवाली हम लोग जो भी पैसा खर्च करें वो हम खर्च करें हमारी गायों की सेवा करने पर, हमारी गाय माता उनकी देखभाल करने पर। जैसा कि सबको पता है कि लंपी एक भयंकर बीमारी, जैसा कोरोना भयंकर बीमारी इंसानों के लिए हुई थी, तो लंपी जो बीमारी है ये हमारे गायों के लिए एक बहुत बड़ी ही घातक साबित हो रही है, जिससे ना जाने कितनी गायों ने दम तोड़ दिया है। तो बस उसी चीज़ को एक सकारात्मक दिवाली मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर पूरे प्रदेश को और भारत को संदेश दे रहे हैं कि क्यों ना हम सब लोग दिवाली पर इस बार गौ सेवा करें, उनको जाकर चारा खिलाएं, उनकी सेवा करें, उनको नहलाएं धुलाएं, जो भी हमसे बन पड़ता है। उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो उनको नहीं मिल पा रही, तो हम सब उनके लिए ऐसा करें कि हमको दिवाली जब रात को हम जो सोएं मना करके, तो हमें एक आनंद की अनुभूति हो। हमें ऐसा लगे नहीं कि हमने इतने सारे हज़ारों रुपए, लाखों रुपए हमने पटाखों में खर्च कर दिए, हमने वेस्ट कर दिया। तो इस दिवाली अगर हम लोग इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ना सिर्फ गायों का भला होगा, ना सिर्फ इंसानों का भला होगा, बल्कि एक आत्म संतुष्टि हम इंसानों को मिलेगी, जिससे पुण्य का संचय भी हम लोग कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं सबसे बड़ा अगर इस दुनिया में कुछ चीज़ कही गई है तो वो पुण्य है, और पुण्य ऐसे ही चीज़ों से कमाया जा सकता है।
मेरा नाम आरती निर्वाण है और शुभ वेडिंग्स मैगजीन की तरफ से हम लोग यहाँ पर टॉप 15 यंग इंस्पिरेशंस दिवाली सेलिब्रेशन का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं होटल ग्रैंड सफारी में, जहाँ पर टॉप 15 यंग इंस्पिरेशंस को इनवाइट किया गया है। ये टॉप 15 वो लोग हैं जिन जो कि इंस्पिरेशंस हैं लोगों के लिए, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोग आइडल मानते हैं इन्हें, और ये यहाँ पर संदेश देंगे गौ सेवा का संकल्प लेने का। यहाँ पर गौ सेवा का संकल्प लेने के बाद ही दिवाली सेलिब्रेट करने का यहाँ पर संदेश दिया जाएगा इन लोगों के द्वारा, टॉप 15 इंस्पिरेशंस के द्वारा। और इसके जरिए हम लोग अगर थोड़ा सा भी पुण्य अगर कमा पा रहे हैं गौ सेवा करके, तो ये इससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं होगी। इसमें आप सबका सहयोग हमें चाहिए। थैंक यू। दिवाली सेलिब्रेशन करने से पहले हमें गौ सेवा का संकल्प लेना है। गौ सेवा, गाय, जैसा कि हमें बचपन में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि गाय हमारी माता है और गाय में सभी देव देवताओं का निवास होता है। गाय 84 लाख योनियों का सबसे आखिरी अवस्था मानी जाती है और भगवान कृष्ण का भी सबसे प्रिय अगर किसी को कहा जाता है तो वो गाय कहा जाता है। वह खुद गायों को चराने के लिए जाया करते थे। तो गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। 3 यंग इंस्पिरेशंस गौ सेवा स्पेशल का आयोजन यहाँ पर होटल ग्रैंड सफारी में किया है। इसमें आप सभी के सहयोग से ये पॉसिबल हो पाया है। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी पवन गोयल सर का, जेडी महेश्वरी सर का, पंकज गोयल सर का, स्नेहा चौहान का और साथ में वासु टेकवानी जी का, पर्वत सिंह भाटी जी का और रामेश्वर जी का। आप सभी का मैं यहाँ पर विशेष वेलकम भी करती हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल्स में से टाइम निकाला और गौ सेवा के लिए एक अपना कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ आप सभी जो संदेश दे रहे हैं, आपके फॉलोवर्स उसे फॉलो करेंगे, जयपुर की जनता उसे मानेगी और कहीं ना कहीं अगर किसी भी तरह से गौ सेवा में अपना योगदान वो आपसे इंस्पायर होकर अगर करती है तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दिवाली के सेलिब्रेशन हम लोग यहाँ पर इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले यहाँ पर एक पैनल डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ रखा है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस इनसे इनकी फील्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। आज ये जयपुर के आइडल हैं, जयपुर के फॉलोवर्स इन्हें फॉलो करते हैं। ये किस प्रकार से हो पाया, किस तरह से ये मुकाम इन्होंने हासिल किया, ताकि आप इंस्पिरेशंस बने और लोगों के लिए भी, कि आप लोगों को और लोग भी जो यूथ है आज का स्टार्टअप है आपको फॉलो कर सके, आपको इंस्पिरेशन मानकर प्रेरणा ले सके और आगे बढ़ सके। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहूँगी पवन गोयल सर से, जो कि एमडी हैं सफारी ग्रुप ऑफ होटल्स के। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि स्टार्टअप्स
जो आज किसी न किसी बिजनेस के रूप में अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो वो कर बैठते हैं और आगे वो बुलंदियां या वो ऊंचाइयां नहीं पा पाते हैं जो कि आप पा रहे हैं। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुभ वेडिंग हमेशा बहुत अच्छे मैसेज के साथ प्रोग्राम करता है और बहुत खुशी की बात है अब की बार उन्होंने दीपावली पर गो सेवा को मानते हुए ये प्रोग्राम किया है। और आरती जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स आजकल क्या होता है कि यंग जनरेशन जो है वो देखती है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब वो काम जो अच्छा कर रहा है उसके पीछे बहुत सारी शक्तियाँ काम करती है। तो कभी भी काम हमेशा ये देख के नहीं करना चाहिए कि वो कर रहा है तो बहुत कमा रहा है तो मैं भी कमा लूँगा। 80% गलती यही करती। हमेशा अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए। मैं यूथ को भी कहना चाहूँगा, जो बिजनेसमैन को भी कहना चाहूँगा कि जिस काम से उनका मोहब्बत हो, जो उनका ड्रीम हो, काम उनको वही करना चाहिए। कभी भी ज़बरदस्ती व्यापार नहीं करना चाहिए कि यार ये दबाव में कर लिया या फैमिली बिजनेस है मैंने वो कर लिया, उसका मन लगेगा नहीं। मन नहीं लगेगा तो आउटपुट नहीं आएगा। मैं यंग जनरेशन को भी ये कहना चाहूँगा कि हर जनरेशन का एक ड्रीम होता है कि मैं बड़ा होकर ये काम करूँगा या ये बिजनेस करूँगा। और ये 100% बात है कि जिस काम से उसको मोहब्बत होगी, यदि वो काम करेगा तो उसमें उसका रिजल्ट भी उसको पूरा पूरा मिलेगा। हर आदमी की एक कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। और मैं ये बात सही भी कह रहा हूँ कि आजकल जो होड़ लगती है ना कि यार ये रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, ये होटल अच्छा चल रहा है, या ज्वेलरी शॉप अच्छी चल रही है, या ऑनलाइन में ही अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के बेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए और अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप अपना काम करें। इन सब चीज़ों को अगर वो एक बार लाइनअप कर लेगा और दृढ़ निश्चय से वो आगे बढ़ेगा तो वो कभी फेल नहीं हो पाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने काम के पीछे, अपने ड्रीम के पीछे भागना चाहिए। अगर पैसे के पीछे भागेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस के पीछे भागेंगे तो पैसा अपने आप मिलेगा। ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी जेडी महेश्वरी जी को, जो कि एमडी है एनएस और एसजीएम आउटडोर के। आज किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना यूथ के लिए एक वो हो गया है कि हाँ हमें बिजनेस करना है, बिजनेस स्टार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन उसे एक ब्रांड बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और सबसे मेन उसमें जो ब्रांड बनाने का काम होता है वो प्रमोशन का होता है। वो वही काम आप करते हैं, आपका ब्रांडिंग का काम है, एनएस और एसजीएम आउटडोर आपके हैं। तो उसकी शुरुआत किस तरह से हुई और आप किस तरह से उनको सहयोग करते हैं एक किसी भी स्टार्टअप को ब्रांड बनाने? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं शुभ वेडिंग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज ये इतना बढ़िया प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छी बात है। और एक आने वाले समय में जो आपने ये क्वेश्चन किया है कि ब्रांड बनाना क्या है, सबसे मेन तो मेहनत है। आज अपन किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग से जो काम किया है फादर ने, उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। लेकिन जिस चीज़ को उन्होंने नींव दी है कि भाई आप लोगों को ऐसे काम करना है, या कोई जैसे आउटडोर होर्डिंग्स हैं, ये हैं, पेपर पब्लिसिटी है। पेपर का एक ऐसा मायने होता है कि पेपर पर अपन आज सुबह कोई भी मॉर्निंग में उठता है तो पेपर को देखता है, तो लोगों की खबर वगैरह पढ़ता है तो वो अच्छा लगता है उनको। लेकिन एक आउटडोर के माध्यम से देखा जाए तो ये होर्डिंग्स वगैरह जो है जो 24 घंटे रोड पे खड़े रहते हैं, तो उसके अंदर से जैसे भी कोई रेड लाइट पे चलता है या कहीं स्टॉप पे खड़ा होता है तो देखता है कि ये क्या चीज़ नया ब्रांड है, क्या है। कोई चाहे किसी भी तरीके का विमल हो, दानसेन हो, कि एक लोगों में एक्टिवा होती है कि यार ये बहुत अच्छा वो होगा, ये होगा। तो लेकिन इसीलिए कहता हूँ कि जिस मेहनत से उन्होंने हमारे को 15 होर्डिंग दिए, हमने उनको 15,000 दिए होर्डिंग को। पूरे राजस्थान में, गुड़गांव है, इंदौर है, जयपुर राजस्थान, पूरा अपना राजस्थान है। तो इसी प्रकार परंपरा से हम बढ़ते गए और वो हमारा काम ऐसा चलता रहा। आज की जनरेशन आ गई बच्चों के टाइम का, तो बच्चे क्या है वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर फीडिंग लैपटॉप से उनसे सारा नेटवर्क का इशू करते हैं, और वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी इतना कि हम अपने मेहनत करके फैक्ट्री में जाना, लेबर स्टाफ को संभालना, वो रहता था। आज उनका नेटवर्क एक अलग इशू दिखता है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
उनका अलग से काम चल रहा है और हम लोगों का अलग से चला रहा है। इस तरीके से बहुत आगे सफल रहे और भगवान जरा आगे भी सफल रहे। बिजनेस को स्टार्ट करना भले इजी होता है, लेकिन उसे बुलंदियों पर पहुंचाना बहुत मुश्किल का काम है। वही काम आज जेडी महेश्वरी जी ने अपने पिताजी से जो इन्हें मिला है व्यापार, उसको बहुत बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए एक बार जोरदार किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है। स्टार्ट करना भले इजी होता है या इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसे आगे मंजिल तक पहुंचाना होता है। आगे पूछना चाहूंगी स्नेहा चौहान जी से, जो कि केबीसी प्लेयर रही हैं। अभी 2022 में अमिताभ बच्चन के साथ में ये केबीसी अभी खेल कर रही हैं। मैं पूछना चाहूंगी व्हाट इज द रोल ऑफ कंटेंट इन डिजिटल मार्केटिंग टुडे। ये डिजिटल कंटेंट राइटर है और अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और अमिताभ बच्चन जी को भी उन्होंने काफ़ी कुछ इसके बारे में बताया था। हम सब भी उसी के बारे में जानना चाहेंगे। First of all, thank you, Shubh Weddings, for calling me here and honoring me. Happy Diwali in advance to everybody. Content, मैं कंटेंट राइटर हूँ। पिछले 10 सालों से मैं एक अमेरिकन ई-कॉमर्स कंपनी स्मार्ट साइन के लिए कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ। इससे पहले मैंने गिरनार सॉफ्टवेयर के कारदेखो.com के लिए भी कंटेंट का काम किया हुआ है। कंटेंट को जो इस फील्ड के लोग हैं वो काफ़ी अच्छे से समझते हैं, काफ़ी अच्छे से तवज्जो देते हैं, बट जो नहीं देते हैं या जिन्हें इनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता, आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट दे शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। एक रफ आइडिया मैं सबसे पूछना चाहूँगी कि किसी को आइडिया है कि गूगल पे ऑन अ डेली बेसिस कितने क्वेरीज आते होंगे? जस्ट अ फेयर आइडिया, किसी को कुछ आइडिया हो? हम तो एक को ले लेते हैं 1 ट्रिलियन क्वेरीज आते हैं रोज, 1 ट्रिलियन। सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ। मैं यहाँ रुकना चाहूंगी। कुछ लोग जानना चाहेंगे 1 ट्रिलियन में कितने मेरी मैथ्स बहुत वीक है। मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, आई एम अ वीक मैथ स्टूडेंट। आप जीरोस 1 मिलियन इक्वल 10 लाख। Don't ask me, I'm the wrong person to ask. But 1 ट्रिलियन queries आते हैं, that is the fact and that is what I'm telling you कि it's a lot of queries. So people who are in online business, हम कोई भी content लिखते हैं, suppose हम किसी प्रोडक्ट के बारे में हम लोग एक वेब पेज बना रहे हैं, तो उसके नीचे हम लोग कॉल टू एक्शन बटन जब भी ऐड करते हैं, जैसे कि ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ, क्लिक हियर, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है यूज़ करना, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल भी करे, ना कि जस्ट लोगों ने कंटेंट पढ़ा और इन्फॉर्मेशन ले ली, उससे आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं कर सकता। देयर शुड बी अ कॉल टू एक्शन बटन एट द एंड ऑफ योर कंटेंट। दिस इज हाउ अ पर्सन कैन रीच योर प्रोडक्ट एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट गुड कन्वर्जन्स। सो इसी तरीके से कंटेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंस, बहुत सारे रोल्स हैं जो सभी लोगों को जानने चाहिए। एंड थैंक यू आरती जी। स्नेहा जी हमें यहाँ कहना चाह रही हैं कि डिजिटल होने का टाइम आ गया है। अब तक अगर कोई डिजिटल नहीं है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर सबके सामने प्रदर्शित करें, व्यापार करें, ब्रांडिंग करें ऑल ओवर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी पंकज गोयल जी को, जो कि एमडी हैं गोयल प्रोटीन लिमिटेड एंड दीप ज्योति सोया ऑयल के। सर से मैं जानना चाहूँगी कि जब भी कोई त्योहार का सीजन आता है, गवर्नमेंट शुद्ध का युद्ध एक अभियान छेड़ देती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले शुभ वेडिंग राजन जी और आरती जी ने मुझे बुलाया, उसके धन्यवाद। और मंच पर जो भी विराजमान है उसी को सबको मेरा नमस्कार और सभी को मेरी ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। आपने जो प्रश्न किया बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हर साल गवर्नमेंट या तो होली के टाइम पे या दिवाली के टाइम पे इस चीज़ को लेकर आती है, शुद्ध का युद्ध। तो ये शुद्ध का युद्ध आने से अच्छे और बुरे की पहचान होती है। तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो अलग दिखते हैं और जो गलत काम कर रहे हैं वो साइलेंट हो जाते हैं इस टाइम। तो हमारी सेल डबल हो जाती है इस टाइम। जो लोग मतलब हम लोग क्वालिटी का प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध कराते हैं तो इस समय हमारी सेल डबल हो जाती है। जो अच्छी क्वालिटी के लोग हैं और जो गुड हेल्थ, हमारा जो मोटो है वो सोसाइटी को अच्छी हेल्थ बनाने का मोटो हमारा है कि उनको अच्छा प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करें ताकि जो सोसाइटी की हेल्थ है वो अच्छी रहे। तो उसी पे हम काम कर रहे हैं और हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, बहुत अच्छा है। आपकी सेल दुगनी हो जाती है अभी?
हाँ, दिवाली पे होली पे जब भी शुद्ध का युद्ध आता है तो हमारी सेल डबल हो जाती सर, है। आप- और अभी भी हम माल सप्लाई नहीं कर पा रहे, 7 दिन की वेटिंग है अभी हमारे फैक्ट्री में, जो गाड़ी की लाइन लगी हुई है तो 7 दिन से वेटिंग चल रही है रेगुलर। तो सर आप तो चाहेंगे कि पूरे साल ही चलता रहे शुद्ध का युद्ध? हाँ, ये चलता रहता है। अभी हमारे सैंपल तो 1000 सैंपल, अभी तक 20 साल में हमारे 1000 सैंपल ज़्यादा हो चुके हैं। 22 स्टेट में अपना वर्क है अभी। 500 से ज़्यादा डीलर है, 25,000 रिटेलर से हमारा डाटा हमारे पास है। 25,000 रिटेलर, 2 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर, सेटिस्फाई कस्टमर हम लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज कर चुके हैं। और तब हमारे 1000 सैंपल में सब में हम पास हुए हैं, तो हमें सोचना नहीं पड़ता। हम तो प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं, बाकी हमें आगे की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो सर ये आप बात- कंप्लीट कैसे करते हैं? जो गलत काम कर रहे हैं उनकी रेटें बहुत कम होती होंगी, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए वो गलत काम कर रहे हैं उनको। और आपकी रेटें अगर आप अच्छा दे रहे हैं तो आपको रेट वैसे करनी पड़ेगी, तभी आपका मार्जिन निकलेगा, आपकी मेहनत निकलेगी। तो आप इसको कैसे कम्पीट करते हैं मार्केट में? नहीं, हम इसमें क्या होता है कि कभी भी आप जब मार्केट में जाते हो तो आपको लर्न टू से नो, आपको ना कहना आना चाहिए। आज हमें पता है कि हमें 90% लोगों से तो काम ही नहीं करना, हमें 10% लोगों से काम करना है जो अच्छा माल लेना चाहते हैं और अच्छी क्वालिटी खाना चाहते हैं। मतलब जो अच्छा माल लेना चाहेगा वो पेमेंट भी करेगा। लेकिन अगर हम ये चाहेंगे हम 100% को कवर कर लें, वो हमारे पॉसिबल नहीं। कि जो सस्ता खाना चाहेगा वो अच्छी क्वालिटी नहीं लेगा, तो जिसको अच्छी क्वालिटी लेनी हो महंगा पैसा भी देगा, तो वो वाली बात। नहीं, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बजट में तो आते हैं, इतना महंगा तो नहीं कहा जा सकता। हाँ। ये बजट के साथ में आप आम आदमी का ध्यान रखते हुए शायद वो रेट्स आप डिसाइड करते हैं। हाँ, जो रेट, जो क्वालिटी प्रोडक्ट की जो रेट होती है वो मिनिमम लेवल पे जो भी होती है हम लेते हैं उसको। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि पंकज जी का दीप ज्योति सोया ऑयल आप सब लोग यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल शुद्ध है अगर आप लोग शुद्ध लेना चाहते हैं। ग्रांड सफारी में भी यूज होता है। सब टेस्टी होने ले लेंगे हमारे प्रोडक्ट का। तभी बिल्कुल। सबसे ज्यादा आयोजन खाने पीने के ही होता है। जी जी, और सबकी हेल्थ मतलब बनी हुई भी है। सबसे ज्यादा फंक्शन भी यही होता है। अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी पर्वत सिंह भाटी जी को, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया टेंट डीलर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली के। और इनसे मैं पूछना चाहूंगी कि सरकार ये तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आती हैं, लेकिन जब बेटी की शादी की बारी आती है तब 18% जीएसटी उसकी शादी में सरकार हम लोगों से लेती है। तो कहीं ना कहीं उस बेटी की शादी में वो सारा खर्च जो बचा है शादी से पहले वो सारा उस शादी में लग जाता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पर्वत जी आप? शुभ वेडिंग टीम को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो आज दीपावली के मौके पर एक ये मुद्दा बनाया है, एक गौ सेवा को फर्स्ट लेकर के, बहुत अच्छा इंस्पायर करने वाला है जो आपने बताया। हम उसी बात पर हम सरकार से लड़ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि भाई जो बच्ची के लिए आप सरकार पहले से ही निकाल रखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये काफ़ी चलाती है मुहिम। और पूरे बच्ची जब 18 साल तक की होती है उसको स्कूल के अंदर स्कूटी भी दी जाती है, उसको कंप्यूटर भी दिया जाता है, उसके लिए जब पैदा होती है तब उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट अपनी अपनी जगह जगह पे देती रहती है। पर जब उसी बच्ची की शादी होती है तब उस बच्ची की शादी जब वो कहीं भी करने जाता है, मैरिज गार्डन में चाहे कहीं भी, तो उस शादी पर 18% जीएसटी सरकार द्वारा लिया जाता है। जो कि मैं ही मानता हूँ एक मीडियम सी भी शादी करता है तो उसका एक 5 लाख होता है, उसका 90,000, मतलब जो आज तक वो 10-15 साल में दिया है वो सारा एक साथ ले लिया जाता है। और एक माँ बाप पर जो कि शादी करने जा रहा है उनके लिए एक, जैसे ये 5 लाख है उस पर 90 लाख रुपए बहुत मोटा खर्चा एक जीएसटी में चल जाता है। तो हमारी सरकार से यही डिमांड रहती है कि एक आम आदमी की तरफ से, सबकी तरफ से ये है जो कि आम आदमी बोल नहीं पाता है, परंतु हम हमारी उन सबसे, उनकी व्यथा हमारे पास जब भी आता है वो शादी की बात करने, तो वो व्यथा कहता है कि भाई 18% ज़्यादा है, इसको कैसे करें। तो वो आप कैसे भी मैनेज करते हैं, क्या करते हैं वो बात अलग है, पर हमारी सरकार से ही मांग है कि एक सिर्फ शादी पे गवर्नमेंट इसको जीएसटी को माफ करे, बाकी सारे उसके रिसेप्शन है, चाहे लगन है, चाहे कोई जो भी अपनी श्रद्धा अपनी क्षमता अनुसार जो भी कोई दूसरे प्रोग्राम करता है उसके ऊपर वो आप जीएसटी लें। और दूसरा मैं ये भी चाहूँगा कि एक राजस्थान जैसे कि पूरा डेस्टिनेशन शादियों का हब बन रहा है, बहुत जबरदस्त ये हमारा, आप चाहे उदयपुर ले लो, जोधपुर ले लो, जयपुर ले लो, पुष्कर ले लो, आप रणथंभौर ले लो, और बहुत सारे जैसलमेर वगैरह बहुत सारे हमारे डेस्टिनेशन वेडिंग के पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। आप वहाँ पर
जीएसटी का ही एक मैटर है, ये जो 18% है, हम वहाँ भी सरकार से डिमांड यही करते हैं कि 18% से 12% पे जीएसटी आए, जिससे कि जो कि चोर बाजारी होती है कि हमें बिल कम करके दिखाना पड़ता है, तो शायद नहीं कराएंगे। तो मेरे को लगता है ये आप उससे डेढ़ा ही होगा, यदि 18% से 12% पे ले आएंगे तो हमारा ये जीएसटी कलेक्शन और बढ़ेगा। हमारी सरकार से और डिमांड यही बार बार रही है और रहेगी आगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि राजन जी और आरती जी ने जो इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स और अपने जन जागरूकता वाले कार्यक्रम लेके आते हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें और हमें बुलाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगी वासु टेकवानी जी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है होटल विमिनी द जस्का। आप होटल इंडस्ट्री से हैं, होटल बिजनेस को क्यों चुना आपने और कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का और शुभ वेडिंग्स को और सब लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। और ये पहला मौका होगा कि कोरोना के डिफिकल्ट समय के बाद गौ सेवा का जो आप ये लेकर के आए हैं, उस पर दीपावली की शुभकामनाएं देना मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको, और ये बहुत ही अच्छी बात है गौ सेवा का जो आप लेके आए हैं। एंड रही बात होटल व्यवसाय को चुनने की, मैंने न कोई इसमें चुना वो व्यवसाय, और न कोई जैसे पवन जी साहब ने कहा कि कोई सपना भी देखा, सोते वक्त नहीं देखा, लेकिन चलते चलते घूमते घूमते कुछ सपने देखे थे, वो सच हो गया। मैंने अपना करियर एविएशन से स्टार्ट किया था, मेरा फर्स्ट जॉब एयर इंडिया में था। उसके बाद काफ़ी एयरलाइन में जॉब की एंड काफ़ी घूमने का चांस मिला। घूमते घूमते होटलों से लगाव होने लग गया, तो ये सपना चलता रहा, घूमते घूमते देखते हुए कि होटल खोलेंगे। इससे ये कहा जा सकता है कि अगर आपने कोई भी सपना देखा है और उसे सही टाइम पर स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन अगर आप उस सपने को सच्चे दिल से चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपको उस सपने तक पहुंचाती है, और वही यहाँ पर वासु जी के साथ भी हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वासु टेकवानी जी। अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगी रामेश्वर चौधरी जी को, जो कि पार्टनर हैं एमके ग्रुप में। आप रियल इस्टेट बिजनेस से हैं, इस दिवाली क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं? क्योंकि दिवाली पर काफ़ी लोगों को इंतज़ार होता है अपना घर का सपना पूरा करने के लिए। नमस्कार। शुभ वेडिंग के जो आयोजन करता है कि आपने जो आज ये प्रोग्राम रखा है गौ सेवा के प्रति, मैं खुद हिंदू क्रांति सेना में महासचिव रहा हूँ पूरा ग्रामीण का, और पूरे राजस्थान लेवल पे मैंने ऐसी कोई अपने जो भी अपने गायों के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं थी मार्केट में, हमने काफ़ी हर गौशाला तक पहुँचे और वहाँ क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्याएं थी, उस पर मैंने बहुत बड़ा काम किया। जो गौ सेवक थे उनसे वो कि अपना जीवन में जो पैसा कमा रहे हैं 1% 2% जितना भी दे सके काफ़ी लोगों तक, और जहाँ जिन गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखे थे वो भी हमने काफ़ी गौशालाओं के करवाए। तो हमने काफ़ी अच्छा काम किया था इस पर। और अभी पिछले 2008 से मैं रियल इस्टेट में हूँ, तो अपना हमने 8-10 स्कीमें लॉन्च चारों तरफ कर रखी है, तो वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब इस दिवाली अपना खुद का एक जॉबनेट से पहले अपनी लैंड थी 22 बीघा, तो हर आदमी जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में कमाई कर करके इकट्ठी पूंजी कर रहा है, कोई गोल्ड खरीद रहा है, कोई कॉइन खरीद रहा है, कोई बिटकॉइन खरीद रहा है, कोई अपने मकान खरीद रहा है, कोई प्लॉट खरीद रहा है। अब जयपुर में एक ऐसा सिटी बन गया कि यहाँ जिनके पुश्तैनी गार्जियंस थे उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीद ली वो तो खरीद ली, पर अभी एक हर आदमी का एक सपना बन के रह गया कि मेरा खुद का भी घर हो। आज रेंटल इतना बढ़ गया है कि 2 BHK अगर रेंट की बात करूँ तो 10 से 12 हज़ार रुपये रेंट है, 3 BHK की बात करें तो 15-17 हज़ार रुपये। अब आम आदमी मकान का सपना लेके, हमारे वैशाली के पास में ऑफिसर्स कैंपस था, आज के 10-12 साल पहले आर्मी वालों को 500-700 रुपये गज के अंदर उन्होंने वो यार दोस्तों के कहने पे उन्होंने बड़े बड़े प्लॉट ले लिए थे 500-700 गज के। आज वही प्लॉट उनको 3-3 करोड़ रुपए के हो गए। तो आज अपने वो साथ वालों को धन्यवाद देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे पर इनके कहने पे मैंने लिया। आज मैं मेरे बच्चों को मैंने मेरी जीवन में जो नहीं कमाया, आज मैं अगर इस प्लॉट को बेच के मैं 3 करोड़ रुपए मेरे फैमिली को दे सकता हूँ। तो आज उनकी जो पीढ़ी है वो कह रहे हैं कि व्यापार में जितना नहीं कमा सकते थे, आज प्रॉपर्टी में उनका इतना बढ़ गया। तो अब आने वाले टाइम में कि जयपुर एक अपने आप में महानगर बनता जा रहा है, बाहर की कंपनियां भी आ रही है, तो हर आदमी चाह रहा है कि मैं
सुकून भरी जिंदगी जिए। तो इसके लिए हमने अभी अपनी जो 22 बीघा लैंड है कालवाड़ रोड पे है, तो जोबनेट से 6-7 किलोमीटर पहले उस पे वहाँ आसपास में सारी कॉलोनियाँ कटी हुई है। अब अपन वहाँ उस समय 3,000 3,500 रुपये के रेट में जो प्लॉटिंग हो रखी थी, अभी हम दिवाली पे खास लेके आए कि हमारी जो लैंड थी उसमें पूरी गेटेड कॉलोनी बनाई है हमने, और मात्र 1,500 रुपये गज में हमने 50 बाई 130 के करीबन 45 से 50 फार्म हाउस डेवलप कर रहे हैं कि हर आदमी अपने कुछ पैसा लगा के वहाँ पे करीबन 11 लाख रुपए के आसपास अमाउंट बन रहा है कि यहाँ से जयपुर से मात्र 35-36 किलोमीटर दूर अपने एक फार्म हाउस हो जिसके अंदर वीकेंड पे जाएं। वहीं हम एक रिसोर्ट बना रहे हैं प्लस स्विमिंग पूल बना रहे हैं कि जो भी वहाँ फार्म हाउस लेगा उसका हम लाइफ टाइम फ्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि वहाँ उस रेस्टोरेंट में या उस स्विमिंग पूल में अपना फ्री उनके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, ओनली खाने पीने के अलावा। कि आज आदमी वहाँ अगर 700-800 गज का अपना फार्म हाउस लेके डेवलप कर रहा है, तो कोरोना काल में लोगों को काफी एहसास हुआ कि जो ग्रामीण क्षेत्र से थे वो तो अपने गाँव में शिफ्ट हो गए, पर सिटी वालों के लिए 4 दीवारी और बंद दीवारों के बीच में अंधेरे घर में रहना एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। प्लस आज फैमिली जो है, गार्जियंस जो अपने गार्जियंस है उनके साथ में जो एडजस्टमेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि जो 50 साल बाद में जिनकी एज है 50, 55, 60 साल की, वो जयपुर के नजदीक अपने फार्म हाउस पे बची हुई जिंदगी, क्योंकि आम आदमी की लाइफ जो थी 100 साल से 60 साल हो गई कि 40 साल की जो एज गायब हुई है वो इस बार टेंशन, प्रदूषण, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध खाना नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूरी पे अगर आपको 700-800 गज का फार्म हाउस हम जिस रेट में लेके हैं ओनली 1,500 रुपये गज में, वहाँ अपना एक छोटा सा फार्म हाउस बनाओ। आप चाहे तो वीकेंड पे जा सकते हैं, जयपुर से दूर नहीं, ओनली फॉर 45 मिनट का रास्ता है। जयपुर से 45 मिनट की दूरी पे मैं खुद 5 साल से डेली अप डाउन कर रहा हूँ, तो अगर इतनी तो ट्रैफिक के अंदर सिटी से इस कोने से उस कोने ऑफिस जाने में टाइम लगा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी फैमिली के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक छोटा सा फार्म हाउस उनको एक गिफ्ट के तौर पे कि बच्चों जयपुर से इतनी सी दूरी पे अपने वीकेंड पे जाएं, वहाँ एंजॉयमेंट करें और अपना एक यहाँ रामेश्वर जी हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी पर कीजिए, जो कि आगे इन फ्यूचर में हमें आगे उससे कुछ अर्निंग होगा, और प्लस फार्म हाउस होगा तो हम लोग वहाँ पर एंजॉय भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी पवन गोयल जी से कि गाय गो सेवा का ये जो संकल्प हमने लिया है यहाँ पर, और आप जनता को, यूथ को दिवाली सेलिब्रेशन करने से पहले हमें गो सेवा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, इसके क्या बेनिफिट होंगे, और आप जनता से क्या कहना चाहेंगे ताकि वो आपको फॉलो कर सकें? देखो, गायों का जो महत्व है ना, हमारी संस्कृति में बचपन से ही सिखाया जाता है। हम छोटे थे तब भी पहली रोटी गाय को जाती थी, और ये बहुत अच्छा लगता था। घर छोटा सा था पहले, तो ये गाय फिर 7:30-8 बजे गेट पे आ जाती थी, तो उसको पता था यहाँ से रोटी मिलेगी। और मुझे लगता नहीं कि अभी बहुत सारा टाइम हो गया कि ऐसी कोई प्रथा या प्रचलन होगी। अभी तो वो स्थितियाँ हो गई, नकारात्मकता कुछ ज़्यादा आ गई है। कॉलोनी में गाय भी दिख जाती है तो निगम में फोन कर देते हैं कि भाई गाय है, जो एक गलत चीज़ है। व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनकी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। जो गौशाला है, बहुत अच्छी बात है जो गौशाला चला रहे हैं, हम सब लोगों को मदद उसमें करना चाहिए, हमारा सहयोग उनको करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि लंपी वायरस जो चल रहा है, उसमें भी अभी सरकार ने बहुत सारी औषधि नुमा कुछ इनके लिए बनाया है, तो वो सारा चीज़ें हमें मदद करनी चाहिए उस चीज़ में। और गायों का महत्व हमेशा से रहा है, हमें तो बचपन से सिखाया है, और आज भी। आज मैं बात करूँ, हमारे फादर आज भी सुबह 5 बजे खुद जाते हो अपने हाथ से, चाहे चारा हो, अब होटल से जो भी हमारा होता है, रोटी वगैरह जो बचती है वो खुद अपनी गाड़ी में लेके जाते हैं और दे के आते हैं। और कभी एब्सेंट होती है पापा की, तो हमारी ड्यूटी होती है कि आप जाएंगे और वो दे के आएंगे। क्योंकि जैसे हम वेट करते हैं ना कि हमें 8 बजे नाश्ता मिलेगा और 12 बजे खाना मिलेगा, तो गायें भी इंतजार करती है कि वो रोटी आएगी। तो हमें कभी ये दिखावा नहीं करना चाहिए। मैं एक संदेश ये भी देना चाहूँगा कि हमारे जीन्स में होना चाहिए कि हमें करना चाहिए। हमें तो पता है भाई 34 करोड़ योनियों की सारी जो शक्तियाँ देवी देवता गाय में है, और करके देखो बहुत सुकून मिलता है। गायों के लिए करिए, ऐसा के लिए करिए, जानवरों के लिए करिए, आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा।
क्योंकि ये हमारा जो गायों के साथ जो एक लगाव है, बहुत सुकून मिलता है। मैं कई बार मौका मिलता है तो मैं खुद जाता हूँ गौशाला में, उनके लिए हम करते हैं और संदेश भी देना चाहिए। मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। अभी कोई थाने के इंचार्ज हमारे यहाँ बैठे हुए थे, तो टॉपिक चला गायों का कि पवन जी कई बार अभियान चलाते हैं, वो कई एक बार पिकअप जा रही थी कहीं, तो जो गौ सेवक होते हैं उन्होंने बड़े जोश में गाय तो उतार दी, और अब हम तो थानेदार हैं तो हमने वो थाने में रख ली उस पिकअप को। अब हालत ये हो गई कि उस गाय की सेवा कौन करे। अब हमने कहा उनको, जिन्होंने किया कि भाई इनके लिए चारा वारा या गौशालाओं में भेजने की व्यवस्था करो, तो बोले बहुत जी एक ही नजर नहीं आया। हम लोगों ने, थानेदारों ने और हमारे थाने के स्टाफ ने मिलजुल के चारे की व्यवस्था की और कोई गौशाला में भिजवाने की व्यवस्था करी। मैं एक वाक्य उनका बता रहा हूँ। हम अगर ऐसा कुछ करते हैं तो दिल से करें, हम एक दिन में नहीं करें। हम कई बार देखते हैं संक्रांत आ रही है, त्योहार आ रहा है, पूरी पिकअप भर के चारा डलवा देंगे और चीजें कर देंगे। जैसे हमें रोज आवश्यकता होती है ना चीजों की, दवाइयों की, खाने की, उस तरह से हम प्रण लें। हम ठेकेदारी नहीं करेंगे यार ये 100 गाय का खाना आज मेरी तरफ से। आप एक गाय को खिलाओ ना, ये उसको पूरा लगातार खिलाए तो वो एक अच्छा संदेश है। हमारे फादर यही कहते हैं कि लोग वहाँ संक्रांत को भर देंगे उसको, और ज्यादा खाने से गाय मेरे को लगता है बीमारी होती होगी। तो हमारे मन में एक भावना होनी चाहिए कि हमें ये सतत प्रक्रिया करनी है। हमारे बच्चों को भी संस्कार देने हैं कि गायों की सेवा जरूर करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छे विचार हैं यहाँ पर। अगला सवाल मैं जेडी महेश्वरी जी से पूछना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं गायों को ये चारा खिलाना, पानी पिलाना, सेवा करना, ये पुण्य का काम हमारे पूर्वज करते हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी सफलता में इस पुण्य को मानते हैं कि आपके पूर्वज, मतलब पिताजी ने, आपके पूर्वजों ने जो आपको सिखाया और उसको आप फॉलो कर रहे हैं, और सफलता में कहीं ना कहीं इस पुण्य का भी एक हिस्सा होता है, या सिर्फ सब कुछ मेहनत से ही मिलता है? क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो जो आपने गायों का लिए सवाल किया है, गौ माता एक अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि अपन सबसे पहले गायों को मैंने खुद ने घर पे रख रखी है, 2 गाय पीछे वाले फार्म हाउस पे। तो ये है कि बहुत बड़ा बड़प्पन है कि गायों को सबसे पहले जाके सुबह रोटी खिलाना और उनके ऊपर बच्चों को भी अपने को बोलना कि भाई जाके तुम गाओ को हाथ जोड़ो। और जब भी मैंने गाय नहीं परचेज किया कहीं लाए तो सबसे पहले धर्म ये बनता है कि हम उसकी पूजा करें। बाकायदा जैसे हम गिरिराज जी, श्रीनाथ जी को बहुत मानते हैं, तो बाकायदा जैसे दुपट्टा होता है उनके ऊपर लगा के और सारा का सारा पूजा करके उनको पूरा का पूरा वैसे जैसे अपनी पूजा होती है, जैसे कोई अपने घर में पंडित जी आते हैं तो उनकी पूजा होती है, वैसे उनको उद्धार करके और फार्म हाउस पे करके और उनकी सेवा के लिए 2-3 जगह अपने नौकर रख रखे हैं। में रखता है तो सफलता उसके कदम चूमती है, और ये मिसाल हमारे सामने है। अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी पंकज गोयल जी को कि गोवर्धन, दिवाली के बाद गोवर्धन को भी गाय को पूजने की का बहुत बड़ा रिवाज है। लोग आफ्टर दिवाली सबसे बड़ा जो पुण्य करते हैं वो गाय को पूजा करते हैं, उसको बहुत तरह तरह के पकवानों का भोग लगाते हैं। तो इस मान्यता के बारे में क्या कहेंगे और आपके क्या विचार है गौ सेवा को लेकर? ये अपने होता है और ये पुण्य हमें गौ सेवा से ही प्राप्त होता है। तो गौ सेवा का आह्वान यहाँ सभी 15 जो इंस्पिरेशंस हैं वो सभी आप लोगों से कर रहे हैं, और सभी इसी को आगे कंटिन्यू करें। स्नेहा चौहान जी से जानना चाहेंगे इनकी केबीसी प्लेयर जो ये बनी है उनकी, उसकी जर्नी के बारे में छोटा सा एक हम लोग को जानना चाहेंगे। आई थिंक सभी को इसके बारे में ज़्यादा सुनने की रुचि है। इसी साल मैंने केबीसी के लिए रजिस्टर किया था। मार्च अप्रैल के महीने में मैंने टीवी में जो क्वेश्चंस आते हैं केबीसी के, उनको एसएमएस के थ्रू आंसर किया था। और उसके बाद करीब 1 लाख या 2 लाख के बीच में कुछ ऑडियंस होती है, जिनमें से रैंडमली कॉल्स आते हैं अबाउट 1 लाख और 2 लाख पीपल को। आईवीआर की कॉल होती है। वो आईवीआर की कॉल पे आपको क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, 3 जीके के क्वेश्चंस थे, उन्हें आपको ठीक से आंसर करना था। उन्हें मैंने ठीक से आंसर किया, और उसके बाद एक और कॉल आई, वो भी रैंडमली जो सही आंसर्स देते हैं उनको कॉल्स आते हैं कि आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो ग्राउंड ऑडिशन के लिए ऑल ओवर इंडिया सोनी टीवी जो है वो अपने कैंप्स अपना सेटअप करती हैं। इनवाइट किया गया था ग्राउंड ऑडिशन के लिए। राजस्थान में अभी तक कोई सेंटर नहीं है केबीसी का, तो अमृतसर के लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। वहाँ पर
गए तो वहाँ पर काफ़ी 2 दिन तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, कॉम्पिटिशन का प्रोसेस था, जिसमें एक जीके 2 कंपोनेंट्स थे, एक जीके का पेपर था और दूसरा लाइव इंटरव्यू था। जो जीके क्वेश्चन पेपर था उसमें ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस मैंने जीके के ठीक से आंसर करके उसमें एक अच्छा स्कोर प्राप्त करके क्वालिफाई किया और उसके बाद मैंने इंटरव्यू के लिए मैं सिलेक्ट की गई थी। इंटरव्यू में उन्होंने मेरी लाइफ के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंसेस मेरे पता किए और मैंने शेयर किए उनके साथ जहाँ मैं मेरा बॉन्ड हुआ, बर्थ हुआ, स्टडीज़ कैसी हुई, कोई लाइफ में ऐसी कोई भी उतार या चढ़ाव जो कि बहुत रुचि हो लोगों को सुनने में, ऐसी सब बातें शेयर कर वहाँ क्वालिफाई हुई और उसके बाद मुझे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल आया था अभी अगस्त में। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में 10 कंटेस्टेंट्स होते हैं जिसमें कोलकाता, पंजाब, बिहार, गुजरात, राजस्थान सभी जगहों से कंटेस्टेंट्स आए हुए थे और वहाँ उसके बाद मैंने 4 एपिसोड शूट किए। 4 एपिसोड्स में जो 4th एपिसोड था उस पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में मैंने लीडर बोर्ड पे सबसे कम स्कोर और सबसे फास्ट स्कोर प्राप्त करके हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन सर के सामने मैंने हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने सबकी जर्नी सुनी, सब कुछ कि हम आप बहुत लंबे समय से आपको देखते हुए आ रहे हैं दोनों को, आज आप इस काम पे बैठे हैं कि आप सबके साथ बैठे, तो आप अपनी जर्नी तो बताइए कि आपका बिजनेस कैसा है और आप कैसे आगे बढ़े इसमें, अपनी जर्नी बताइए थोड़ा सा। वो मंच अलग होगा, अभी हम लोग किसी और 15 में आप भी शामिल हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, 15 में भी शामिल। आप इधर आ जाओ, आप भी इधर आओ, आप भी आ जाओ, बेटा कोई तो क्वेश्चन आ जाओ, मेरा जवाब ये है कि शुभ वेडिंग इवेंट कैसे बढ़ा, कैसे सपोर्ट हुआ, 15 में आप भी शामिल हैं। पहला इवेंट आपने कहाँ किया, आप अपने बारे में बताइए। चाहिए सर। मैंने अपनी स्टडीज़ करने के बाद में मैं हायर स्टडीज़ के लिए गुड़गांव गया और वहाँ से एमबीए किया और एमबीए में मेरा सिलेक्शन येस बैंक में हुआ और गुड़गांव में जॉब कर रहा था मैं, लेकिन फैमिली यहाँ थी तो मैं हर सैटरडे संडे आता था। और इसी दौरान नेटवर्क 18 करके एक कंपनी है जिनकी मैगज़ीन आती थी, तो वहाँ पे 250 लोग लाइन में थे, तो मैं देखा मैं भी लग जाता हूँ लाइन में और मैं 251 मेरा नंबर होगा। तो शाम के मतलब सुबह के 10 से लेकर शाम को 4 बजे उनमें से 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया, उसमें से मैं एक था। तो फिर मैंने येस बैंक छोड़ा और फिर मैं ये मैगज़ीन वाली कंपनी में ज्वाइन किया। वहाँ से मैंने 1.5 साल का एक्सपीरियंस लिया और एक्सपीरियंस लेने के बाद में मैंने अपना खुद का सेटअप करने के लिए सोचा। तो मेरे में हिम्मत नहीं थी कि जॉब, कि उस टाइम में अच्छी सैलरी थी और तो फिर मैंने इनसे पूछा कि उन्होंने बोला आप तो छोड़ो जॉब और करते हैं अपन स्टार्ट। तो जो मेरी सैलरी थी उसका 3 गुना ज़्यादा मैंने उस फर्स्ट मंथ में मैंने बिजनेस से अर्न किया। तब तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई और मैं इनको शुरू से स्टार्टिंग से कहता था कि आप भी जुड़िए, लेकिन ये किसी परिस्थिति कारण नहीं जुड़ पाए। और फिर 2020 में कोविड से ये मेरे साथ में स्टार्टिंग से अब जुड़े हैं 2020 से, और 2020 और 22 की जर्नी आप लोगों के सामने है। जब जी अब बाकी की शेयर आप ये करेंगे। बस ये कहना चाहूँगी कि राजन काम कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। मैंने स्टार्टिंग में इनका सपोर्ट किया था, सन 2011 में हमने स्टार्टिंग की थी जब इन्होंने ये जॉब पर थे। तब ये थोड़ा सा घबराते थे कि करूँ या ना करूँ स्टार्ट। तब मैं इनसे कहती थी कि आप स्टार्ट करो, होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो इन्होंने हिम्मत दिखाई, स्टार्ट किया, प्रॉफिट भी हुआ। लेकिन जैसा कि हम लोग राजस्थान में रहते हैं, हमारी फैमिलीज में ये इशू था कि घर की बहू घर के बाहर नहीं जानी चाहिए और इस तरह से बाहर काम करना शोभा नहीं देता। तो जैसे ही थोड़ा अच्छा सेटअप हुआ तो राजन ने अकेले से रन किया और मैं अपने घर गृहस्थी में बिजी थी। लेकिन हाँ, किस तरह से क्या करना है बातचीत हमारी आपस में होती थी। लेकिन 2020 में कोविड के आने के बाद में चीज़ें बहुत बदल गई। तब लगा कि नहीं, अब राजन का साथ 100% पूरे तरीके से देना होगा। तब हम लोगों ने स्टार्ट किया। इवेंट्स पूरे बंद हो चुके थे, कोई इवेंट हो नहीं रहा था, मैगजीन बंद हो गई थी क्योंकि न्यूज़पेपर्स ही आधे हो गए थे। उस सिचुएशन में हमें लगा कि अब क्या करना होगा। उस वक्त फिर मैंने अपने भैया के साथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट की मैगजीन को।
डिजिटल पर जैसे स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा हमें रेस्पॉन्स आया। जैसे कि अभी स्नेहा जी ने बताया था कि डिजिटल का ज़माना है। डिजिटल स्टार्ट करने के बाद ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर से लोग हमारे साथ में कनेक्ट होने लगे। इवेंट जो सिर्फ जयपुर तक सीमित था वो अब ऑल ओवर इंडिया लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर होने लगे। हमने जब फर्स्ट इवेंट स्टार्ट किया आफ्टर कोविड तब वो ठीक ठीक था, लेकिन हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। अब तक जो जयपुर में राजन कर रहे थे उससे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया और शुरुआत से हमारे काम करने के लिए इंस्पायर करती रही। बहुत टाइम हुआ जब से स्टार्ट किया है, तब से ही मान लीजिए कि स्टार्टिंग में तो बस कर रहे थे जब हमें कोई नहीं जान रहा था। जब से हम इनसे मिले हैं तब से हमें लोगों ने जानना शुरू किया, पहचानना शुरू किया। और जब हम लोग एक नए ऑरा में जाते हैं ना तो एक डर जरूर सताता है कि सामने वाला कहते हैं ना बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो उस बड़ी मछली से डर थोड़ा जब लगता था तो इन लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया और ये कहा कि नहीं तुम लोग करो, तुम छोटे नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बस इनका जो मॉरल सपोर्ट है इसी से इंस्पायर होकर हम लोग आगे बढ़ते गए और आज हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी करते हैं। आज हमारा जो लास्ट लोहागढ़ में इवेंट था वहाँ इटली से, रशिया से, दुबई से लोग आए थे और उन्होंने अवार्ड्स लिए। तो हमारे अवार्ड्स की गूंज आज ऑल ओवर वर्ल्ड में गूंज रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ हम क्रेडिट देना चाहेंगे तो जेडी महेश्वरी जी को, पवन गोयल जी को। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँ, जब आपका जब होर्डिंग पे फोटो लगता है तो आप राजस्थानी कलाकार से कम नहीं लगते हो। थैंक यू सो मच। लेकिन सच में ये मॉरल सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है जी। गौ सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है, इसी मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अगली बात मैं वासु टेकवानी जी से पूछना चाहूँगी कि सर आप भी अपने विचार बताएं गौ सेवा को लेकर कुछ। गौ सेवा एक बहुत ही बड़ी सेवा है, जैसे सब लोग जानते हैं। और मैं तो एक ही चीज़ युवाओं से कहना चाहूँगा कि हमें बड़ों ने सिखाया और आप अपने बच्चों को भी सिखाएं और बढ़ चढ़ के ये सेवा होनी ही चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये मैसेज देना चाहूँगा मैं युवाओं को। रामेश्वर जी से भी पूछना चाहूँगी कि सर गायों का महत्व और गायों की गौ सेवा के बारे में कि अगर अपन ठान लें कि अपने जीवन में जो कमा रहे हैं, चाहे कोई महीने के 10,000 कमा रहा है, चाहे 20,000 कमा रहा है, चाहे 1 लाख रुपए कमा रहा है, आप मेरे कहने से एक बार सिर्फ 1 साल के लिए 365 दिन के लिए कि अपने एक फिक्स कर दो उनसे कि मुझे मेरी जीवन कमाई का 1% गौ सेवा में देना ही देना है। मैं कहता हूँ कि आज आप अगर 20,000 रुपये महीने के कमा रहे हैं तो 365 दिन बाद में खुले चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कई लोगों ने उदाहरण है कि उन्होंने ये करके देखा है कि वो ऑटोमेटिक ही उस गौ सेवा पे वो 20,000 रुपये अगर कर रहे हैं तो उनकी इनकम जो सोर्स कम से कम 1 साल में 50,000 रुपये होगी। आप 1 साल के लिए करके देख सकते हैं कि एक फिक्स शेड्यूल बनाएं। दुकानदार हैं तो एक अपना फर्ज अलग से गल्ला बनाएं कि उसके अंदर डेली शाम को जब कलेक्शन हो तो उसके अंदर से चाहे 20 का नोट ही अलग रखें, पर रखें जरूर। सैलरी पर्सन है वो भी अपना कुछ करे कि ये फिक्स इनकम के अंदर से अपन को इतना परसेंट ये करना ही करना है, तो ऑटोमेटिक ही आपका इनकम ऑफ सोर्स आपको आशीर्वाद मिलेगा गौ माता का कि वो आप कहीं भी कर सकते हैं उसका। तो एक बार मेरे कहने से 1 साल के लिए अपनी इनकम ऑफ सोर्स कोई कितना भी कमा रहा हो उसके अंदर से चाहे कुछ भी करें, फिक्स कर लें कि मेरे को महीने के 500, 100, 200, 500, 1000 जो इनकम ऑफ सोर्स के अकॉर्डिंग कि मुझे इतना परसेंट गौ सेवा के अंदर देना ही देना है। एक बार साल भर के लिए करके देखें और उसका 1 साल बाद में नतीजा। बिल्कुल, इसी को पुण्य कहते हैं और भगवान कहते हैं ना कि कभी अपने ऊपर कर्ज नहीं रखते। अगर आप पुण्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान के लिए काम कर रहे हैं, और अगर आप गौ सेवा के लिए कुछ भी डोनेट करते हैं जैसे कि अभी रामेश्वर जी ने बताया, तो उसका कई गुना करके भगवान हमें वापस लौटाता है, क्योंकि भगवान कभी हमारा कुछ रखता नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक डोनेशन के लिए भी रखा है कि जो भी कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार डोनेट करना चाहता है गौ सेवा के लिए, वो आप रकम यहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार डोनेट कर सकते हैं। उनका हम लोग यहाँ पर तालियों से स्वागत करके उनका अभिनंदन करेंगे और उन लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। यहाँ पर डोनेट कीजिए जिससे कि हम लोग ये राशि गौशाला में दिवाली पर उनको प्रेम भेंट दे सके और गायों के लिए थोड़ा बहुत भी सहयोग अगर कर सके तो उसके लिए हम लोग कुछ भी संकल्प लें। यहाँ पर आरती जी पेटीएम एक्सेप्टेड है, इनके लिए भी पवन गोयल जी की तरफ से भी 2100 रुपये इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
अगर गौ सेवा के लिए हम लोग कुछ भी डोनेट यहाँ पर कर रहे हैं तो इससे पिछले लास्ट 5 ईयर से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। लास्ट कोविड में 2 साल हम नहीं कर पाए थे क्योंकि सारी मॉडल्स इंटरनेशनल थी, किसी के वीज़ा नहीं हुए और काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, सबको पता है। तो अभी की बार का जो इवेंट था इसमें हमें बहुत शॉर्ट टाइम मिला था। लास्ट हमें सिर्फ 1.5 महीना मिला था। 1.5 महीने के अंदर हमें एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करना और उसका प्रोडक्शन से लेके हर एक चीज़ को हमें देखना था। उसके अकॉर्डिंग हमारी प्लानिंग जैसा हमने सोचा था 6 मंथ पहले होनी चाहिए थी। हमारे स्पॉन्सर्स नो डाउट बहुत अच्छे थे, सपोर्टर्स जिन्होंने हमारा साथ दिया। सब लोग ये खड़े थे, सर हैं पवन सर, जेडी सर, ये लोग मतलब एक पैर पे खड़े थे हम लोग के लिए। इवन और भी हमारे जो सारे स्पॉन्सर्स, साउंड वाला हुआ, टेंट वाला हुआ, जो भी हमारे वेंडर्स हैं वो भी एक पैर पे खड़े थे। उनको पता था कि ये इवेंट जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो एक नंबर होगा, बट शॉर्ट टाइम में वो तो चलो ठीक है, हम इवेंट वाले थे। अगर हम इवेंट वाले नहीं होते, नॉर्मल जो लोग करते हैं, तो उनके बस की बात नहीं थी कि 1.5 महीने में ये इतना बड़ा इवेंट हो जाता। और बहुत ही शानदार हुआ। प्रोडक्शन ले लो, एज ए वेन्यू भी बहुत अच्छा था हमारा, 4 दिन के लिए वहीं किया था। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर्स, मतलब सीरियसली मैं सैल्यूट करूँगी सारे रिपोर्टर्स को, उन्होंने इतनी अच्छी पब्लिसिटी करी। हमारी पीआर ने बहुत अच्छी पब्लिसिटी करी, सारा मतलब इन लोगों का काफ़ी अच्छा साथ था इसमें और सर का तो था, सर ने जितने होर्डिंग्स लगवाए हर जगह, जेडी सर ने, तो सभी का साथ रहा। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमने ये बहुत अच्छा किया, हमने नहीं किया, सबने किया है, सबके सहयोग से ही। आज यंग इंस्पिरेशंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो सबसे पहला नाम आपका आना चाहिए कि आप इस एज में भी इतनी एक्टिव हैं जितना कि आज का यूथ नहीं हो पाता। आज का यूथ एक बार सोच लेगा कि ठीक है आज मीटिंग है तो कल कर लेंगे, कल है परसों कर लेंगे, कल देख लेंगे, लेकिन मैम हमेशा एक्टिव रहती हैं। आप किसी भी इवेंट में देखिए, किसी भी तरह से किसी भी तरीके का इवेंट हो, चाहे सोशल हो चाहे प्रमोशनल हो, हर तरह के इवेंट्स में ये हिस्सा लेती हैं और अपने आप को एक्टिव रखती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज की यूथ के लिए, किस तरह से उन्हें इस तरीके से डेडिकेट होना चाहिए, किस तरह से वो हो सकता है? पहले तो सबको दिवाली की बधाई और गुड इवनिंग। मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि कहीं भी हम जाएंगे, कोई चाहे सोशल वर्क का इवेंट हो या कोई धार्मिक हो, कोई भी किसी भी तरह का इवेंट हो, चाहे बच्चे कर रहे हो चाहे बड़े कर रहे हो, हर इवेंट में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मतलब मैं आज इतनी एज की हो गई, अभी मैं फिक्की के किसी भी उसमें जाती हूँ इवेंट में, इतने बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कहीं से भी सीखने को मिलता है। अब हम बच्चों की जिम्मेदारियों से फ्री हो चुके हैं तो इसलिए लगता है घर पे भी हम बैठेंगे, इससे अच्छा इवेंट में जाएं, हमारे उनको भी हमारे से इंस्पिरेशन मिलेगी और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा यही रहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँ जरूर। सीखने की ललक यहाँ पर अतुल मेहता जी ने आज के यूथ को दी है। आज हमें भी ये संकल्प लेना है कि गाय को चारा हमें रोज खिलाना है। ये नहीं कि कोई ओकेजन है, कोई दिवाली है, सकरात है, तभी हमें उन्हें चारा खिलाना है या भर भर कर खिलाना है जिससे कि वो बीमार हो जाए। इसके बजाय हमें ये करना है कि रोज हमें कुछ ना कुछ चारे की फूली हो जाए या फिर एक रोटी खाने से पहले चपाती बनाने का रिवाज राजस्थानी परिवारों में आज भी है। जिनके घर ना हो तो वो आज से ही शुरुआत करें कि खाने की फर्स्ट रोटी गाय के लिए ही निकाली जाती है और वो नहीं